हेलो एवरीबॉडी। क्लास शुरू करते हैं फिजिक्स का। लास्ट क्लास में हमने जो फोर्स होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन किस तरह से इस्टेब्लिश होता है उसके बारे में पढ़ा। जब फोर्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ तो हमें वर्क मिलता है। हमने वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखा कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अगर हम फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन करते हैं और उसका नेगेटिव लेते हैं तो वो हमें क्या दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो दे रखा हो, पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन दे रखा हो और हमें फोर्स निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ तो हमें मिलता है पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर फोर्स हमें मान लो निकालना हो और हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखा होगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ डिफरेंशिएशन करना होगा। अब डिफरेंशिएशन भी जो है देखो यहाँ पे एक अलग तरह का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अब स्केलर का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है और हमें वेक्टर चाहिए तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का हम डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखा कि अगर आपको मान लो फोर्स निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो डी यू अपॉन डी एस करते हो तो उससे आएगा। ठीक है। अब फोर्स के एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो अगर मान लो आपको एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकालना है एफ एक्स, तो इसमें क्या करोगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्स डायरेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है। अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का वाई के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर हमें जेड कंपोनेंट निकालना है फोर्स का तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन होगा उसका जेड के साथ हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए मैंने रूल क्या बताया, डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन में रूल क्या था कि जिस वेरिएबल, हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों, देखो इसका कारण क्या था कि पहले तो ये जान तो लें कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या, है ना, तो उसके बाद में और अच्छा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना होगा, स्केलर का डिफरेंशिएशन करके कोई वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन हर एक डायरेक्शन में अलग अलग करना होगा, एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग, जेड डायरेक्शन में अलग। इससे हमारे पास एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड आ जाएगा। और जो नेट एफ है, नेट एफ यहाँ से नेट एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट एफ इन तीनों से हम निकाल सकते हैं। नेट एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी उस केस में, एफ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वही एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप हो जाएगा ना। यही तो होता है ना, क्योंकि फोर्स वेक्टर फॉर्म है तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होता है। अब एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू, एफ जेड की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो जो फोर्स का एग्जैक्ट फॉर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स है तो हो जाएगा माइनस में डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप, माइनस में डी यू अपॉन डी वाई जे कैप, और माइनस में डी यू अपॉन डी जेड के कैप। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू और एफ जेड की वैल्यूज रख दी। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक रूल क्या था कि जिसके रिलेटिव में कर रहे हो केवल वो ही वेरिएबल होता है, बाकी नॉन वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। ओनली दैट क्वांटिटी या फिर मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, जिसके सापेक्ष, जिसके रिलेटिव में, जिसके रिलेटिव में डिफरेंशिएशन किया गया, डिफरेंशिएशन किया
गया वो ही वेरिएबल है, वो ही वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट है। अब देखो ये जो सारी चीज़ें बताई है इसको एक समराइज करते हैं, क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन क्या था कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। ये क्या है, किसी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है। अब आपको ये पता लगाना है कि फाइंड आउट एफ वेक्टर, फाइंड आउट एफ वेक्टर एट पॉइंट, और इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मान लो एट पॉइंट जीरो, यहाँ पे मान लो लेता हूँ एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, और जेड की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1 ले ली। तो हमें इस कोऑर्डिनेट पे क्या निकालना है, एफ वेक्टर निकालना है। ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, है ना, तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें 3 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं ना, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। तो हमें इन 3 कोऑर्डिनेट्स पे क्या करना है, जो एफ वेक्टर है यानी फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये u का जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड दे रखा है। अब देखो एफ वेक्टर निकालना है तो एफ एक्स निकालना होगा, एफ वाई निकालना होगा, एफ जेड निकालना होगा। अब यहाँ से आप समझना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन आखिर है क्या। जैसे मान लीजिए मुझे एफ एक्स निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो माइनस में डी ऑफ डी एक्स, हमें किसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, u का। तो u का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा। अब देखो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है कि जिसके रिलेटिव में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसी को वेरिएबल मानो, बाकियों को कांस्टेंट मानो। तो देखो x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y और z क्या होंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। इसके लिए केवल x ही क्या है, वेरिएबल है, x ही चेंज हो रहा है, ये तो ऐसा ही मानेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और y का y रह जाएगा क्योंकि y इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं किया उसको। और वाई स्क्वायर जेड क्या हो गया, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये इसके लिए तो कांस्टेंट है ना, तो जीरो नहीं हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर जेड एक्स के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये जीरो हो गया। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 2xy आ गई। अब देखो x और y की वैल्यूज क्या रखनी है, x तो रखना है 1, y रखना है 2 और z रखना है 1। तो मैं x और y की वैल्यू रखता हूँ तो ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स की वैल्यू रखा 1 और y की वैल्यू रखा 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 4 आ गई। तो फोर्स का x कंपोनेंट कितना आ गया, 1,2,1 पे फोर्स का x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। अब इसी तरह से फोर्स का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट कैसे आएंगे, तो अगर y कंपोनेंट की तरफ जाना है, हमें y कंपोनेंट निकालना है, तो देखो y कंपोनेंट कैसे आ जाएगा, एफ वाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है उसका y के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इससे देखो एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ डी वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन किया किसके, किसका किया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया नहीं किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, एफ वाई इज इक्वल टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो देखो एक्स स्क्वायर, एक्स और जेड क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स और जेड क्या है, कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल वाई है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर को तो कुछ नहीं करेंगे, कांस्टेंट जैसा है, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, है ना। जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, वैसे y के साथ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ये हो गया 1 प्लस इस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, सॉरी ये हो जाएगा 2y, और z को कुछ नहीं करेंगे, z क्योंकि एज ए कांस्टेंट जैसे बिहेव करेगा तो 2yz आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया एफ वाई। वाई कंपोनेंट जो हो जाएगा फोर्स का उसकी वैल्यू आ जाएगी
माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2y जेड हो जाएगी। अब x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 2 रखनी है और z की वैल्यू 1 रखनी है। उससे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस में 1 का होल स्क्वायर, एक्स की जगह 1 रख दिया, 2 इंटू वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे 2 रख देंगे और z की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो एफ वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में 1 माइनस में 4, तो कितना आ जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा। तो ये फोर्स का y कंपोनेंट आ गया। अब इसी तरह से फोर्स का हमें मान लो z कंपोनेंट निकालना है, तो z के रिलेटिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हमें फोर्स का z कंपोनेंट निकालना है तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगा उसका z के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो करें इसका, तो क्या आ जाएगा माइनस में d ऑफ डी जेड, और हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, जेड का डिफरेंशिएशन 1। तो एफ जेड का फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 0 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। तो एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में वाई स्क्वायर आ जाएगी। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसा ही डिफरेंशिएशन है जैसा हमारा जो रेगुलर डिफरेंशिएशन होता था वैसा ही है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई जो x के अलावा दूसरा वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मानो, y है तो y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y के अलावा जो दूसरे वेरिएबल्स है उनको कांस्टेंट मानिए। तो एफ जेड क्या हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर, और एफ जेड जब हम वैल्यू रखेंगे y कोऑर्डिनेट की, y कोऑर्डिनेट कितना रखना है 2 रखना है ना, यहाँ से देखो 2 है तो माइनस में 2 का होल स्क्वायर, तो एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 4 आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारा एग्जैक्ट जो फोर्स वेक्टर आया है वो कितना आया है, ये आया है माइनस में 4, एक्स कंपोनेंट है माइनस में 4 तो माइनस में 4 आई कैप, माइनस में 5 जे कैप और माइनस में 4 के कैप। ये आया नहीं आया बताओ, हमारा जो फोर्स वेक्टर है एक्चुअल में कितना आया माइनस में 4 आई कैप माइनस में 5 जे कैप माइनस में 4 के कैप। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें निकालना था, फाइंड आउट फोर्स वेक्टर एट पॉइंट। फोर्स के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 2 1, इसमें x और z जैसे सेम है तो उसके आंसर में x और z हमेशा सेम आएंगे। ये x y z कोऑर्डिनेट है। हाँ तो सर नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ये इसी फंक्शन के लिए, ये तो हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करके देखा तब ऐसा कुछ मिल रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 1 और 1 सेम है तो 4 माइनस 4 ये सेम आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा इस पे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के क्या करते हैं, इनका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 32 प्लस 25 रूट 57। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो इस पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस फिर 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 16 32, 32 और 25 57, तो ये हो जाएगा रूट में 57, जिसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 7.4 न्यूटन के आसपास। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर है। तो इस तरह से हम अगर मान लो कोई हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा हो तो उस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से हम हमारा जो मेन जो फोर्स निकालने वाला काम है वो कर सकते हैं। क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करके हमें अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हो स्पेसिफिक, इन्हीं कोऑर्डिनेट पे निकालो, तो उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख के हम एग्जैक्ट फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 7.4 न्यूटन आ गई। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा हो और फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो हमें किसी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना। इक्विलिब्रियम देखो पहले तो बात करते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी वस्तु की साम्य अवस्था, इसकी बात करते हैं। किसी वस्तु की साम्य अवस्था। देखो इक्विलिब्रियम होता क्या है कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाले जो टोटल फोर्सेज हो अगर जीरो हो, किसी बॉडी पे जो नेट फोर्सेज होंगे एफ नेट, मान लो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर उस पे जीरो है तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे, वो है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उस बॉडी को क्या बोलेंगे, वह किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अगर किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस का जो समेशन है वो क्या हो, जीरो हो। इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी is zero, then the body is said to be in equilibrium, said to be in equilibrium। यदि किसी वस्तु पर कुल बल का योग शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर कुल बल का योग शून्य हो तो वस्तु को साम्यावस्था में कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं कोई ब्लॉक लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक हो गया, कलर दूसरा ले लेते हैं। मान लो ये कोई ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक में इस डायरेक्शन से, दोनों डायरेक्शन से कोई मान लो फोर्सेस लग रहे हैं। इधर से कोई धक्का दे रहा है इसको और इधर से भी कोई धक्का दे रहा है। ठीक है, और दोनों जो धक्का देने वाले लोग हैं, मान लो इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं ऐसे, मान लो ये इधर से 10 न्यूटन का धक्का दे रहा है और इधर से ये 10 न्यूटन का धक्का दे रहा है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो है ना। तो नेट फोर्स जीरो होने के केस में इस बॉडी को बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में, तो ये बॉडी एक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। क्यों, इसकी इस पे नेट फोर्स जीरो है। आई बात समझ में। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो हो तो उस बॉडी को अपन इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं कि भाई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है। ठीक है, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसके ऊपर इधर इधर 10 न्यूटन लग रहा है, उधर से भी 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस पे एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसलिए ये क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में हो गई। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो नेट फोर्स जीरो होने से इक्विलिब्रियम में हो गई। इक्विलिब्रियम के कई टाइप्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था के प्रकार। देखो इक्विलिब्रियम के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, उसको समझेंगे। 3 टाइप इक्विलिब्रियम के मेनली होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको समझना। देखो एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 3 तरह के इक्विलिब्रियम पाए जाते हैं, इन तीनों को समझेंगे। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 3 तरह के इक्विलिब्रियम पाए जाते हैं। स्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था, एक होती है अस्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था, और एक होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उसको बोलेंगे उदासीन साम्य अवस्था।
उदासीन साम्यावस्था। तो देखो इन तीनों को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से काफी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, मान लो एक छोटा सा बाउल लेता हूं मैं, यहाँ पे ऐसे देखो बाउल लेते हैं, ये एक छोटा सा बाउल है इस तरह से, एक बाउल यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है उल्टा, ये बाउल सीधा पड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये तीन केसेस लिए मैंने, ठीक है। एक तो ये बाउल जैसे हमारा खाने का बाउल जो होता है ना, वो हो गया, जो प्याला होता है वो, एक उल्टा प्याला रखा हुआ है, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरी, एक सीधी लाइन है, सीधी रेखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी पे ब्लॉक्स ले लेता, एक बॉल ले लेता हूँ, मान लो एक बॉल मैंने यहाँ पे रखी, ठीक है, एक बॉल यहाँ पे रखी, ठीक है, और एक बॉल यहाँ पे रखी। ध्यान से समझना इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीनों तरह के इक्विलिब्रियम इसमें से आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगे। अब देखो अगर मैं इस ब्लॉक को इधर मूव करूं या फिर इधर मूव करूं, ये जो बॉल है अगर मैं इसको इधर भेजूं तो भी ये वापस यहाँ पे आ जाएगी ना, इस पॉइंट पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे वापस आ जाएगी। अगर मैं इस बॉल को इधर मूव करूं तो भी ये इधर आ जाएगी, अगर मैं बॉल को इधर मूव करूं तो भी इधर आ जाएगी। लेकिन इस बॉल के लिए अगर मैं इधर मूव करूं तो ये आगे ही चली जाएगी, और इस बॉल को मैं इधर मूव करूं तो ये पीछे ही चली जाएगी। इस बॉल को मैं आगे मूव करूं तो आगे चली जाएगी, पीछे मूव करूं तो पीछे जाएगी, और वापस जाके वहीं पे रुक जाएगी, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मूव किया तो आगे गई, आगे जाके फिर रुक गई, इसको पीछे मूव किया तो पीछे गई, फिर जाके रुक गई। लेकिन ये आगे मूव करेंगे तो आगे फिसलती जाएगी, फिसलती जाएगी, फिसल जाएगी, ये पीछे जाएगी, पीछे फिसलती जाएगी, फिसलती जाएगी, ऐसे हो जाएगा, फिसलने लगेगी। लेकिन ये क्या है, ये इधर जाएगी तो वापस इधर आ जाएगी, इधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, मान लो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो और ये हो गया मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पे भी देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही है। इस केस में भी देखो क्या हो रहा है, इस पर लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन, और देखो इस पे ऊपर की ओर तो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, और इस पे भी ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर लग रहा है mg। इस पे भी लग रहा है ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर लग रहा है mg, ठीक है। तो यहां पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन है, और नीचे की ओर हो गया mg। यहां पे भी नीचे की ओर हो गया mg, और ऊपर की ओर हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, और इधर हो गया mg, ठीक है। तो इस केस में देखो n बराबर mg है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पे एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट अभी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बिल्कुल है ना। इस केस में भी n बराबर mg है, n बराबर क्या है, mg है, तो ये भी, इस पे भी एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल है। इस पे भी n बराबर mg है, तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना। इस पे भी एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया, पर ये भी इक्विलिब्रियम में हो गया। तो तीनों इक्विलिब्रियम में, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को समझना। अगर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से ब्लॉक को हम थोड़ा सा अगर शिफ्ट करें आगे या पीछे, तो ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन रिगेन कर लेता है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट किया जाए तो वह अपना इक्विलिब्रियम वापस रिगेन कर लेता है, तो वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इस केस में ऑब्जेक्ट वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें ऑब्जेक्ट डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी वास्तविक साम्यावस्था पे पुनः नहीं आता है,
और जिस डायरेक्शन में उसको भेजें उसी डायरेक्शन में वहीं पे ही चला जाता है, तो वही इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे मूव भी करें तो वह मूव तो करता है लेकिन नई जो पोजीशन आती है उस पर भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम ही होगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तो तीनों को देखो डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम स्थायी साम्यावस्था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moved from equilibrium state, then it moves back to original state. This type of equilibrium is called stable equilibrium. जब किसी निकाय को साम्यावस्था से हिलाया जाता है, जब किसी निकाय को साम्यावस्था से हिलाया जाता है तो वह पुनः अपनी साम्यावस्था प्राप्त कर लेता है। वह पुनः अपनी साम्यावस्था प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की साम्यावस्था क्या कहलाती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था। तो ये क्या होगी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव कराया जाएगा तो वह वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगी। तो ये क्या होगी? अपनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moved from its equilibrium position, then it do not move back to its original position. This type of equilibrium is called unstable इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है तो वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और एक हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? उदासीन साम्य अवस्था, उदासीन साम्य अवस्था। तो ये क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया जाएगा तो उसकी नई पोजीशन पे पुनः इक्विलिब्रियम आ जाता है, अगेन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट
is moved, then new position is also new position is also an equilibrium state. New position is also an equilibrium state. Then this type of equilibrium is called न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इस तरह का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? उदासीन साम्यावस्था कहलाती है। तो ये हमें तीनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, तीनों बहुत ही काम के इक्विलिब्रियम है। एक तो हो गया आपका स्टेबल, एक हो गया अनस्टेबल और एक हो गया न्यूट्रल। अब देखो इसको फोर्स के टर्म्स में कैसे बताएंगे। जैसे फोर्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसमें जब x पॉजिटिव है, यानी कि x पॉजिटिव है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव अगर ले रहे हैं, तो फोर्स पीछे की ओर है, यानी कि फोर्स क्या है इस केस में? नेगेटिव है ना, है ना, तभी तो ये पीछे आ रहा है। जब x पॉजिटिव है यानी कि डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर लिया, तो फोर्स क्या है? पीछे की ओर है, तो फोर्स नेगेटिव है। और x अगर नेगेटिव है यानी कि हम ऑब्जेक्ट को पीछे की ओर लेते हैं, तो फोर्स आगे की ओर है, तभी तो आगे आ गया, तो फोर्स क्या है? पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या x पॉजिटिव होने पे फोर्स पॉजिटिव, यानी कि x पॉजिटिव होने पे फोर्स नेगेटिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट वापस पीछे की ओर आ रहा है। x नेगेटिव होने पे फोर्स पॉजिटिव, तब क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट वापस आगे की ओर आ रहा है। लेकिन इस केस में अगर x पॉजिटिव लें, यानी कि ऑब्जेक्ट को आगे की ओर लाए, x पॉजिटिव लें, तो उस केस में फोर्स नेगेटिव नहीं है ना, फोर्स क्या है? आगे की ओर ही हो गया, तो फोर्स क्या हो गया इस केस में? पॉजिटिव हो गया। और इस केस में x अगर नेगेटिव लें तो फोर्स क्या है? नेगेटिव है या नहीं है? आई बात समझ में? बताओ। तो देखो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानना हो तो क्या करेंगे? x पॉजिटिव होने पे अगर फोर्स नेगेटिव है, या फिर x नेगेटिव होने पे फोर्स पॉजिटिव है, तो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर x पॉजिटिव होने पे फोर्स पॉजिटिव है और x नेगेटिव होने पे फोर्स नेगेटिव है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल है। और यहाँ पे अगर हम मान लो x पॉजिटिव लें, तब फोर्स कितना है? जीरो है, अभी भी फोर्स जीरो है। और x नेगेटिव लो तब भी फोर्स क्या है? जीरो है। तो उस केस में इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, उदासीन साम्यावस्था हो जाएगी। अब देखो इसी चीज को हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं। तो देखो x पॉजिटिव होने पे फोर्स क्या है इस केस में? नेगेटिव। कौन से वाले केस में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो फोर्स नेगेटिव यानी कि माइनस में du अपॉन डी एक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। या फिर du अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है, x पॉजिटिव होने पे du अपॉन डी एक्स नेगेटिव। और एक और कंडीशन क्या हो जाएगी? x नेगेटिव होने पे फोर्स क्या है हमारा? पॉजिटिव है। तो माइनस में du अपॉन डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि du अपॉन डी एक्स जो है वो खुद क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो x पॉजिटिव होने पे तो du अपॉन डी एक्स क्या है? पॉजिटिव। और x नेगेटिव होने पे du अपॉन डी एक्स क्या है? नेगेटिव। किसके लिए कंडीशन है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे x पॉजिटिव होने पे फोर्स क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब माइनस में du अपॉन डी एक्स क्या? पॉजिटिव। या फिर माइनस में du अपॉन डी एक्स क्या, सॉरी प्लस का du अपॉन डी एक्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो x पॉजिटिव होने पे du अपॉन डी एक्स क्या? नेगेटिव। और x नेगेटिव पे फोर्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि माइनस में du अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव। यानी फिर du अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है x के लिए। आई बात समझ में?
ठीक है। अब इस केस में यहां पे आते हैं तो x पॉजिटिव ले लो तो फोर्स 0, यानी कि माइनस में du अपॉन dx क्या हो गया इस केस में 0 है। और x नेगेटिव लो तब भी फोर्स क्या है 0 है, यानी कि माइनस में du अपॉन dx क्या हो गया इस केस में भी 0 हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये जो रिजल्ट्स है हमारे ये और ये और ये, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा हो तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी x पॉजिटिव करने पे du अपॉन डी एक्स पॉजिटिव आता है और x नेगेटिव करने पे du अपॉन डी एक्स नेगेटिव आता है, तब तो इक्विलिब्रियम कैसा है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर x पॉजिटिव करने पे du अपॉन डी एक्स नेगेटिव आता है और x नेगेटिव करने पे du अपॉन डी एक्स पॉजिटिव आता है, तो इक्विलिब्रियम कैसा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में x पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो du अपॉन डी एक्स हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। अब देखो du अपॉन डी एक्स क्या स्लोप नहीं होता क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप है, ये तो क्या कह रहा है कि x बढ़ाने पे अगर पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप पॉजिटिव है तो क्या हो गया इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया। x घटाने पर अगर पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप नेगेटिव है तो स्टेबल हो गया। देखो इसका ग्राफ से भी संबंध देखते हैं, ग्राफ से। जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ लेते हैं, मान लो इस तरह का ग्राफ है। इधर तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी U और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो du अपॉन डी एक्स 0 है, पहली बात तो ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ पे स्लोप 0 है ना, एक तो A पॉइंट हो गया, ठीक है, और एक B पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट पे स्लोप 0 है या नहीं है, इन दोनों पॉइंट पे स्लोप 0 है, स्लोप क्या है 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे du अपॉन डी एक्स क्या हो गया 0 हो गया, तो स्लोप क्या हो गया 0 हो गया ना। यानी कि ये कैसा है फोर्स 0 हो गया इस पे, यानी कि इस A पॉइंट पे भी फोर्स 0 है और इस पॉइंट पे भी देखें तो यहाँ पे भी क्या है स्लोप 0 है। यहाँ पे स्लोप 0 है या नहीं है ना, स्लोप 0 है, यानी कि du अपॉन डी एक्स 0 है। du अपॉन डी एक्स क्या होता है, वो तो फोर्स होता है, तो फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखें तो जो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होंगे उन पॉइंट्स पे फोर्स क्या मिलेंगे हमें 0 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है और मिनिमा वाला पॉइंट है उन पे फोर्स क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। अब ये देखना है कि इस पे इक्विलिब्रियम स्टेबल है या इस पे स्टेबल है, तो चेक करें। जैसे मान लो मैं इधर जाता हूँ x को बढ़ाता हूँ, अब देखो x को इंक्रीज किया, यहाँ पे आ रहे हैं तो x पॉजिटिव किया ना, x को इंक्रीज किया तो यहाँ पे स्लोप कैसा है नेगेटिव नहीं है, यानी कि du अपॉन डी एक्स क्या है नेगेटिव है ना। और अगर मैं इधर आता हूँ यानी कि x को मैंने कम किया तो यहाँ पे स्लोप क्या है पॉजिटिव, यानी कि du अपॉन डी एक्स क्या है पॉजिटिव है। तो ये केस तो कौन सा हो गया कि x पॉजिटिव पे du अपॉन डी एक्स नेगेटिव और x नेगेटिव पे du अपॉन डी एक्स पॉजिटिव, तो ये क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और इस वाले केस में देखो x अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो यहाँ पे du अपॉन डी एक्स क्या होता है पॉजिटिव नहीं है क्या, यहाँ पे देखो स्लोप पॉजिटिव है ना, ये स्लोप पॉजिटिव हो गया। ऐसा स्लोप पॉजिटिव होता है और ऐसा स्लोप नेगेटिव होता है, तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे अगर मैं x नेगेटिव लेता हूँ तो इस केस में du अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आएगा ना, तो ये आ गया नेगेटिव। यानी कि ये तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन, तो इसका मतलब क्या हो गया ये कौन सा है ये पॉइंट देगा हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे क्लास का टाइम हो गया है तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। और 20 मिनट बाद केमिस्ट्री क्लास में मिलते हैं, अभी आज के लिए इतना ही। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे।